चलिए आज एक ऐसे आइडिया के सफर पर चलते हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है राष्ट्र या नेशन के जन्म की और कैसे इस एक सोच ने पूरे यूरोप को एक नया आकार दिया। तो सवाल ये उठता है कि आज हम जिन कंट्रीज को जानते हैं उनके बनने से पहले दुनिया कैसी थी। एक आइडिया में इतनी पावर कैसे आ गई कि उसने दुनिया का पूरा मैप ही रीड्रॉ कर दिया। आइए इस हिस्टोरिकल पजल को सॉल्व करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1848 से, एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियू के एक सपने के साथ। उन्होंने एक ऐसी दुनिया इमेजिन की थी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से बनी हो, सब एक साथ भाईचारे से जुड़े हुए। जरा इस तस्वीर को डिकोड करते हैं। सोरियू की इस पेंटिंग में देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की मशाल, और जमीन पर बिखरे पड़े हैं राजा महाराजाओं के टूटे हुए ताज। ये सिंबल थे पुराने सिस्टम के अंत का। तो ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक नए दौर का, एक नए विजन का ऐलान था। तो सोरियू का सपना जिस सिस्टम को बदलना चाहता था वो थी एब्सोल्यूटिस्ट राजशाही। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां राजा की पावर पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई सवाल नहीं, वही सरकार, वही कानून। उस वक्त के हिसाब से सोरियू की ये सोच फ्रैंकली एक यूटोपियन सपना था। मतलब एक बहुत पावरफुल आइडिया, लेकिन ऐसा जो हकीकत से कोसों दूर लगता था। इतना आइडियल कि शायद कभी सच हो ही ना पाए। तो ये सपना सपना ही रहता या हकीकत भी बनता? वेल, यहीं से कहानी में एंट्री होती है 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वो चिंगारी जिसने इस आइडिया को हकीकत में बदल दिया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने किया क्या? उन्होंने कुछ बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए एक कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए, जैसे ला पात्री यानी द फादरलैंड और ले सिटोयन यानी द सिटीजन जैसे आइडियाज लाए। राजा के झंडे की जगह नया ट्राई कलर झंडा आया, और सबसे जरूरी, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून और एक कॉमन लैंग्वेज यानी फ्रेंच को प्रमोट किया गया। और फिर सीन में आता है नेपोलियन। और नेपोलियन एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस कहानी का। एक तरफ उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ अपनी जीतों के साथ उसने रेवोल्यूशन और नेशन बिल्डिंग के आइडियाज पूरे यूरोप में फैला दिए। उसने फ्यूडल सिस्टम खत्म किया, कानून के सामने सबको बराबर बनाया, लेकिन साथ ही टैक्सेस भी बढ़ाए और पॉलिटिकल फ्रीडम भी छीन ली। एक अजीब पैराडॉक्स था। तो नेपोलियन के जाने के बाद यूरोप में एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एक तरफ था नेशनलिज्म का ये नया पावरफुल आइडिया, और दूसरी तरफ थी पुरानी कंजर्वेटिव राजशाहियां जो अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहती थीं। उस समय की सिचुएशन को समझाने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का एक कोट एकदम परफेक्ट है। उन्होंने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। मतलब फ्रांस में उठी क्रांति की आग की चिंगारियां पूरे कॉन्टिनेंट में विद्रोह भड़का रही थीं। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी सदी उथल पुथल से भरी हुई थी। 1815 में राजशाही की वापसी तो हुई, लेकिन ये आग बुझी नहीं। 1821 में ग्रीस में, 1830 में फिर से फ्रांस में, और 1848 तक तो पूरे यूरोप में नेशनलिस्ट विद्रोह की लहरें उठ रही थीं। इस पूरी लड़ाई में कुछ हीरो भी थे, जैसे इटली के जुसेप्पे मज्जीनी। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, जिनका मकसद था यूनिफाइड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए लड़ना। सोचिए, मेटरनिक ने मज्जीनी को क्या कहा था? हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन। इस एक लाइन से पता चलता है कि नेशनलिज्म का ये आइडिया पुरानी ताकतों के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। नेशनलिज्म का जो आइडिया कभी क्रांतिकारियों का हथियार था, अब उसे कंजर्वेटिव ताकतों ने ही अपने मकसद पूरे करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये आदर्शों की नहीं, बल्कि प्योर पावर की लड़ाई बन गई। जर्मनी में 1848 की लिबरल क्रांति तो फेल हो गई, और फिर स्टेज पर आए ऑटो वॉन बिस्मार्क। उनका मानना था कि राष्ट्र का निर्माण मीठी मीठी बातों और भाषणों से नहीं, बल्कि खून और लोहे यानी मिलिट्री पावर से होगा। और बिस्मार्क ने ठीक यही किया। अगले 7 सालों में उन्होंने 3 डिसाइसिव लड़ाइयां लड़ी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ, और इन्हीं जीतों ने जर्मनी के यूनिफिकेशन की प्रोसेस को पूरा कर दिया। और फिर वो मोमेंट आया 1871 में, अपने सबसे बड़े दुश्मन फ्रांस के ही महल में, वर्साई के मशहूर हॉल ऑफ मिरर्स में एक नए जर्मन एम्पायर का ऐलान किया गया।
सोचिए कितना पावरफुल सिंबॉलिक मोमेंट रहा होगा ये। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि 19वीं सदी के आखिरी तक आते आते नेशनलिज्म का ये आइडिया कैसे एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेता है। जो आइडिया कभी लिबर्टी और डेमोक्रेसी का सिंबल था, वह अब संकीर्ण और अग्रेसिव हो चुका था। अब राष्ट्र एक दूसरे से मुकाबला करने लगे, अपनी नस्ल और कल्चर को दूसरों से बेहतर समझने लगे। ये एक नैरो सोच बन गई थी। और इसका सबसे एक्सप्लोसिव एग्जाम्पल था बाल्कन रीजन। इसे यूरोप का पाउडर केक यानी बारूद का ढेर कहा जाता था। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहां बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, सब अपनी आज़ादी चाहते थे। ऊपर से कमज़ोर पड़ रहे ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी थी, और रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन जैसी बड़ी यूरोपियन पावर्स के अपने अपने इंटरेस्ट्स भी थे। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बनने वाली सिचुएशन थी। और इस आग में घी डालने का काम कर रही थी यही बड़ी यूरोपियन पावर्स। रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, हर कोई बाल्कन्स के इस तनाव का इस्तेमाल अपने इंपीरियलिस्ट फायदों के लिए करना चाहता था। तो जब नेशनलिज्म का ये पावरफुल अग्रेसिव आइडिया इंपीरियलिज्म की भूख के साथ मिला, तो नतीजा क्या हुआ? तबाही। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसने पूरे यूरोप को बर्बाद कर दिया। तो सोचिए, जो आइडिया आज़ादी के सपने से पैदा हुआ था, वो इतनी बड़ी लड़ाई और तबाही की वजह कैसे बन गया? और इस पावरफुल और अक्सर कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया की कहानी से आज हम क्या सबक सीख सकते हैं?